गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 17 अगस्त। तो आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न हम पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में 2 क्विज देखेंगे जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने हैं। सही उत्तर अगले दिन के वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जैसा भी आपको रिव्यू लगे वैसा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करके चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दिन की तरह एक नए कोटेशन, एक नए लाइन के साथ। तो आज का क्या कोटेशन है? आज का है बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव सबसे पहले आप खुद में लेकर के आओ। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचो सब कुछ अच्छा हो जाए, सामने वाला इंसान आपके लिए अच्छा काम करे, अच्छे से व्यवहार करे। आप अपनी ओर से बदलाव लाने की कोशिश करिए, आप पहला स्टेप चलिए। तो इसमें वही कह रहा है कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये किसका कोटेशन है? ये है महात्मा गांधी जी का। आगे चलिए अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का? भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, मॉर्ने मोरकल। ये कौन है? कहाँ के हैं ये है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के ये तेज गेंदबाज हैं जिनका चयन हुआ है भारतीय टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में। और भारतीय क्रिकेट टीम की ये जो पुरुष का टीम है ये, तो इसके जो कोच अभी हाल ही में बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए हैं गौतम गंभीर जी, गौतम गंभीर। तो अब कौन चुने गए हैं नए बॉलिंग कोच? मॉर्ने मोरकल। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो वो कौन सा एयरपोर्ट है भारत का? ये सभी आपके सामने ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है इसमें से? सही ऑप्शन है ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। और ये एयरपोर्ट है कहाँ पे? ये एयरपोर्ट है दिल्ली में। कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। जिसे एयरपोर्ट जो है इसे प्रथम नेट जीरो कार्बन का मिला है, क्या दर्जा मिला है। आगे देखिए, इसको देख लेते हैं फटाफट। ये जो है राजीव गांधी, ये कहाँ पे है? राजीव गांधी है कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना में, जो कि है हैदराबाद में। और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कौन सा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना में, यानी कि हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आगे चलिए, और क्या है ये? कैंपागोड़ा, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है कैंपागोड़ा? ये है कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में, यानी कि बेंगलुरु में। आगे देखिए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? ये है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। और इसका नाम मनोहर क्यों रखा गया है? ये नाम रखा गया है मनोहर पारिकर जी के नाम पे, जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे और गोवा के 4 बार के सीएम रह चुके थे ये। तो उन्हीं के नाम पे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। कहाँ पे है? गोवा में। आगे चलिए, अगला क्या है? केंद्र सरकार ने किसे नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गोविंद मोहन, सी, गोविंद मोहन। ये मतलब ये कौन थे? ये थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव। ये थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव। अब इनको चुना गया है गृह सचिव। ये किनका स्थान लेंगे? ये लेंगे अजय भल्ला, यानी अजय भल्ला जी का स्थान लेंगे। कौन? ये गोविंद मोहन जी। और बाकी क्या आपके ऑप्शन में है? तो इसको मतलब ध्यान दीजिएगा, गृह सचिव कौन? गोविंद मोहन जी स्थान ले रहे हैं अजय भल्ला जी का। बाकी जो आपके ऑप्शन में है इंद्रजीत सिंह और विनय कुमार, इनको देख लेते हैं कि ये लोग क्या है। ये इंद्रजीत सिंह ये जो है ये हरियाणा के गुड़गांव के, मतलब वहाँ से चुने गए सांसद हैं। ये हरियाणा के जो गुड़गांव है वहाँ के चुने गए सांसद है वहाँ से। और ये विनय कुमार जी कौन है? ये हैं वहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो रेणुका जी जगह है वहाँ से ये विधायक है। ये कौन है? विधायक है विनय कुमार जी। आगे चलिए, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे प्रवर्तक निदेशालय ईडी का नया डायरेक्टर बनाया गया है? यानी कि हाल ही में ईडी प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर कौन बना है?
ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है राहुल नवीन। राहुल नवीन ये कौन है? ये IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ये क्या है? अधिकारी हैं। और इनको ये जो कार्यभार मिला है ये 2 साल के लिए मिला है। ये 2 साल इस पद पे रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर बने ये कौन? राहुल नवीन जी। चलिए आगे, बाकी ये लोग भी हैं, ये जो मतलब सिविल सर्वेंट है इनको भी मतलब इनके बारे में भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। आगे देखिए, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? यानी कि अभी जितने भी थे उसमें से अब कितना और बढ़ गए हैं यही पूछ रहा है इसमें। टोटल कितने बढ़े हैं? टोटल बढ़े हैं 3 नए रामसर साइट भारत के जोड़े गए हैं उस लिस्ट में। तो वो 3 कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। उस 3 में 2 जो है वो है तमिलनाडु से। 3 में 2 है तमिलनाडु से। कौन कौन सा है? एक है काजू वैली, काजू वैली पंछी अभयारण्य, ठीक है, काजू वैली पंछी अभयारण्य ये है तमिलनाडु में, काजू वैली, काजू वैली पंछी अभयारण्य। और दूसरा कौन है? दूसरा है नजरायण, दूसरा है नजरायण पंछी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में। यानी कि दोनों दो जो है काजू वैली और प्लस नजरायण, ये दोनों पंछी अभयारण्य है जो कि है कहाँ पे? तमिलनाडु में। इनको जोड़ा गया है। और प्लस एक और जोड़ा गया है वो है महाराष्ट्र का, नहीं उसका मध्य प्रदेश का जलाशय है। कौन सा? तवा जलाशय, तवा जलाशय, इसको भी रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो इन तीनों को मिला करके टोटल भारत में कितने हो गए हैं रामसर साइट? टोटल हो गए हैं 85। टोटल कितने हो गए हैं? 85 रामसर साइट पूरे भारत में अभी तक हो चुके हैं। आगे चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये सामने आपके ऑप्शन है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए साइंस। यानी कि ये क्या थे? ये थे साइंटिस्ट। देखिए साइंटिस्ट थे ये, और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये हमारे देश के जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल जो कि सतह पर वार करता है, इसके मतलब जब इसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका भी उसमें सहयोग रहा है अग्नि मिसाइल को बनाने में। इनका डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी का, जो कि साइंस यानी कि साइंटिस्ट हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलिए आगे देखते हैं। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी, तो ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? वो है सतत भविष्य। क्या है? सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। क्या है इस बार का थीम? सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ये है इस बार का थीम तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का, जो कि भारत में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। ये सामने आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों इसमें प्रेजेंट टाइम में क्या है? ये है प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान जी क्या है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी। आगे चलिए आगे चलते हैं। पैरालंपिक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? पैरालंपिक्स क्या होता है? जिसमें जो लोग डिसेबल होते हैं, या मतलब डिसेबल मतलब या फिर कोई विकलांग लोग होते हैं, तो उनका भी ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजन होने वाला है उसका, तो ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी
पेरिस में होगा, जो कि 28 अगस्त से लेकर के कब तक चलेगा, 8 सितंबर तक। पैरालंपिक्स 2024 का 28 अगस्त से शुरुआत है, 8 सितंबर तक चलेगा। कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में। और भारत की तरफ से टोटल कितने एथलीट्स जाएंगे वहाँ पे, टोटल जाएंगे 84 एथलीट्स यहाँ से जाएंगे पैरालंपिक्स 2024 में अपने ओर से भाग लेने। चलिए चलते हैं, याद रहे कहाँ पे हो रहा है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विशेष कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो महिलाओं के लिए विशेष कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में ये महिलाओं के लिए विशेष कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ध्यान रहे। आगे देखिए अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि यूएन में जो नए राजदूत चुने गए हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है पी हरीश। कौन है, पी हरीश। ये नए राजदूत चुने गए हैं कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से। तो बाकी जो ऑप्शन जो और है, ये है नृपेंद्र सिंह। ये कौन है, ये है बंगाल के IAS है ये नृपेंद्र सिंह जी। राजीव कुमार ये कौन है, ये है हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी कि हिंदी में देख लीजिए आप यहाँ पे, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है, राजीव कुमार जी। ये हमारे देश के 25वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन, राजीव कुमार जी। आगे चलिए, अब कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है थोड़ा 2-3 यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। पहला आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में डिसाइड हुआ है कि देश का पहला सोलर सिटी देश का पहला किसे घोषित किया गया है, वो किया गया है सांची को। ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में, MP में। सोलर सिटी मतलब भारत का पहला सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है, सांची को, जो कि है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए अगला क्या है, मतलब भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। यानी कि ऐसा वो मतलब सिटी है जो ट्रैफिक लाइट से फ्री है, यानी कि वहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है। तो वो भारत का पहला शहर कौन घोषित हुआ है, वो हुआ है कोटा। कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी किसे घोषित किया गया है, कोटा, राजस्थान को। आगे चलिए अगला क्या है, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया जा रहा है। भारत का पहला, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे इसको वेटलैंड शहर, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया जा रहा है, तो वो है उदयपुर। किसे, उदयपुर। ये भी कहाँ पे है, ये भी है राजस्थान में, उदयपुर। मतलब भारत का देश का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सा है, कोटा, राजस्थान का। और भारत का पहला सोलर सिटी बना है सांची, जो कि है मध्य प्रदेश में, MP में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वेटलैंड शहर, वेटलैंड दोस्तों आप मतलब पढ़ते होंगे कि मतलब रामसर साइट क्या है ये। तो देखिए रामसर साइट मतलब रामसर एक जगह है जो कि है ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे सन 1971 में एक समझौता हुआ था कि जो भी आर्द्र भूमि है, मतलब पूरे विश्व में आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पे मतलब जल और थल आपस में आकर के मिलते हैं और वहाँ पे एक सेंसिटिव एरिया बन जाता है दलदली के रूप में। तो उस एरिया को हम अपने पूरे विश्व के बायोडाइवर्सिटी के लिए बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक समझौता हुआ 1971 में ईरान के रामसर शहर में। तो उसे बुलाया जाता है रामसर समझौता। ये पूरे विश्व में देखता है कि कौन सा ऐसा सेंसिटिव एरिया है जिसे हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो उसे यही रामसर स्थल घोषित करता है और तब से उसको मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब केयर, एक्स्ट्रा मतलब उसकी देखभाल की जाती है उस जगह की। तो इसके मतलब जब ये डिसाइड हो गया रामसर समझौता, उसके बाद भारत में सबसे पहला जो है स्थल वो कौन सा डिसाइड हुआ था रामसर स्थल, वो हुआ था चिल्का लेक। और इसके बाद कौन सा हुआ था, केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का लेक ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। और ये केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये है
राजस्थान में। इन दोनों को भारतीय प्लेस जो है ये, इन दोनों को सबसे पहली बार रामसर साइट में ऐड किया गया। सबसे पहली बार चिल्का लेक उड़ीसा को, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में किस राज्य में है। अगर ये आपको प्रश्न पूछ दे तो ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में है कौन से राज्य में, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है भारत में। चलिए आगे अब चलते हैं। आज का जीके जो है स्टैटिक, हम उसे अब कवर करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में थी। यानी कि उस समय जो तौल माप होता था तो उसकी इकाई क्या थी, वो थी 16 के अनुपात में होती थी, 16 के अनुपात में। तो ये एग्जाम में याद रखें कि कितने अनुपात में, 16 के अनुपात में। आगे चलिए, कौन सा सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से कौन सा सागर करता है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है लाल सागर। कौन सा, लाल सागर। दोस्तों आप देखोगे मैप में, ये अपना भारत हो गया, यहाँ पे ईरान इराक हो गया, और यहाँ पे हो जाता है ये क्या, सऊदी अरब, यहाँ पे हो जाता है ओमान यानी कि यमन, यहाँ पे सऊदी अरब। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, मतलब यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ऐसे करके फिर अफ्रीका है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को ये अरेबियन सागर से जोड़ता है लाल सागर यहाँ पे है। और ये इस लाल सागर से ही यहाँ पे जो ये मिस्र देश है, यहाँ पे मिस्र देश से काट करके निकाला गया है कौन सा, स्वेज नहर, जो कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को यहाँ पे लाल सागर से जोड़ता है। कौन, स्वेज नहर। और स्वेज नहर कब खोला गया था, वो खोला गया था 17, ये भी आपके एग्जाम में बार आता है कि स्वेज नहर कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये ध्यान रहे 17 नवंबर को हुआ था। और किस सन में हुआ था, 1869 में ये खोला गया था स्वेज नहर, जिसपे अब अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा कंट्रोल किसका है, वो है मिस्र का। तो ये अरब सागर को लाल सागर, और प्लस ये कौन सा है, स्वेज नहर भूमध्य सागर। याद रहे, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, और ये अरब सागर है। और ये लाल सागर और अरब सागर के बीच में एक खाड़ी पड़ती है, उसे बोलते हैं अदन की खाड़ी। यानी कि यहाँ पे पड़ता है कौन सा, अदन की खाड़ी। तो अभी इसी क्वेश्चन में क्या था, कौन सा सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ तक एशिया आता है, यहाँ तक ये सब एशिया में आता है, तो इसको, ये अफ्रीका हो गया, तो इसको अलग कौन सा कर रहा है, ये लाल सागर। याद रखिएगा कौन सा अलग कर रहा है, लाल सागर। आगे चलिए, अगला प्रश्न कौन सा है, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है नॉर्मन मायर्स। किस सन में किए थे ये किए थे 1988 में। ये जो है, ये भी मतलब एक वो है पारिस्थितिकविद है, जो कि कहाँ से हैं, ये हैं ब्रिटिश, यानी कि इंग्लैंड से हैं ये। ओके, इन्होंने ही सबसे पहले हॉट स्पॉट शब्द को ये यूज किए थे। हॉट स्पॉट होता क्या है, हॉट स्पॉट देखिए दोस्तों, मतलब एक निश्चित एरिया में एक निश्चित मतलब पेड़ पौधे, यानी कि उसी एरिया में वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहाँ पे उनकी संख्या 30% या उससे कम हो गई है, समझे। यानी कि कोई एक मतलब एक प्रजाति है पेड़ों की, और वो किसी एक ही एरिया में पाए जाते हैं, और वहाँ पे भी उनका मतलब 30% से कम उनका जनसंख्या रह गया है, या फिर उससे भी कम उनका जनसंख्या रह गया है, तो वैसे एरिया को, वैसे जगहों को हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। तो ये शब्द जो है सबसे पहले कौन यूज किए थे, नॉर्मन मायर्स। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। अधिनियम मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो वो हर 20 सालों पे एक अधिनियम लाते थे। तो उसमें से वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा ये डिसाइड हुआ कि हमारे देश में एक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की जाएगी। तो वो कौन सा अधिनियम था, वो था भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि 1935 में ही आरबीआई की स्थापना होती है, 1935 में। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टैटिक। अब हम चलेंगे कल के जो हमारा क्विज था उसके उत्तर को पहले देख लेते हैं। कल का क्विज क्या था 16 अगस्त का,
पहला था जदुर, किस राज्य का लोक नृत्य है? जदुर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उड़ीसा, यानी कि ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। और दूसरा क्विज क्या था? जल्लीकट्टू, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये है तमिलनाडु का। तो इन दोनों का उत्तर ये रहा। हम देख लेते हैं डिटेल से कि उड़ीसा में जदुर के अलावा भी और कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं। तो एक हो गया जदुर, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है वो देख लेते हैं। एक है छऊ, एक है छऊ, एक है पैका। छऊ हो गया, पैका और है सवारी। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, सवारी। उसके बाद क्या है? धूमरा, धूमरा है। जदुर तो आप लोग देख ही लिए। उसके बाद है गरुड़ वाहन, उसके बाद है मुदारी। तो छऊ, पैका, उसके बाद सवारी, धूमरा, गरुड़ वाहन और मुदारी, ये उड़ीसा के फेमस लोक नृत्य हैं। आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जल्लीकट्टू। दोस्तों ये बहुत न्यूज में रहता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। ये है तमिलनाडु का। इसमें क्या होता है, ये न्यूज में क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक मतलब भैंसे को ये लोग बंद किए रहते हैं, और बंद करने के बाद बहुत दिन बाद उसको खोलते हैं, फिर उसको वो लोग छेड़ते हैं। मतलब ये वहाँ का गेम है, मतलब वहाँ का खेल है ये। बट जो दूसरे राज्य के लोग हैं, मतलब इधर के नॉर्थ साइड के, ये लोग देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि उस जानवर से ये लोग खेलते हैं, तो उसे क्या करते हैं, उसकी पूंछ पकड़ेंगे, उसको काबू में करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको मतलब पूरी तरह से जो उसको काबू में कर लेता है वो उसका विनर बन जाता है। तो लोगों का मानना ये है कि इस खेल के माध्यम से एक जानवर को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बहुत बात उठती है कि ये गेम जो है वहाँ पे बैन कर दिया जाए। इससे एक जानवर को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मतलब परेशान करके, टॉर्चर करके उसको कंट्रोल में किया जा रहा है। तो ये मतलब तमिलनाडु का फेमस है। बात इस पे चलती रहती है और इस पे चर्चा होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु में और कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं, उन्हें हम इस वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो हो गया जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। उसके बाद कौन कौन सा है? एक है कुंभी, कुंभी हो गया। उसके बाद है कावड़ी, फिर है कोला, कोला अट्टम, कोला अट्टम। उसके बाद है कड़ाकम। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू हो गया, कुंभी, कावड़ी, कोला अट्टम और कड़ागम है, और कड़ागम है। तो ये हो गया फेमस लोक नृत्य तमिलनाडु के। अब आप जो है आज के क्विज को देखिए, इसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्विज क्या है आज का? रासलीला, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों बहुत आसान है, आपको पक्का पता होना चाहिए। और दूसरा क्विज क्या है? क्विज नंबर 2, पांडव नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पांडव नृत्य। तो इन दोनों के बारे में आप पता करिए, जानिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में मन से लगे रहिए। अपने प्रोसेस पे बिलीव करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।